पूरो के गोल मटोल बेटे को सब जावेद कहकर पुकारते थे। पूरो उसे सुतली की पलंगिया पर डालकर देखती रही। टांगे चला चलाकर वह अपने ऊपर की चादर उतार देता और उसे पैरों में रौंद देता। पूरो ने उसके पाँव में चांदी की पतली सी पाजेब डाल रखी थी। जब वह टांगे मारता, पाजेब की हल्की सी छन छन पलंगिया पर सुनाई देती। लाते जलाते समय जोर लगाने से उसका मुंह लाल हो जाता और उसे हिचकियां आने लगती। फिर पूरो उसके हाथों की ओर देखती। उसकी हथेलियां बहुत ही गोरी चिट्टी थीं और हथेलियों के पीछे की ओर मांस इस तरह उभरा हुआ था कि पूरो को उसके हाथ बिल्कुल मोम के उस बबुए जैसे लगते थे जिसे छुटपन में उसने सियाम से आते हुए कलकत्ते के एक बाजार से खरीदा था। पूरो ने उस बबुए को क्रोशिये से बुनकर एक कुर्ता पहनाया था। छोटे मोतियों को एक धागे में पिरोकर उस बबुए को माला पहनाई थी। जावेद के हाथ बिल्कुल उस बबुए के हाथों की तरह थुल थुल करते थे। मोम का वह बबुआ शायद अभी तक नहीं टूटा होगा। पूरो सोचने लगती, कभी कभी कांच और मिट्टी की वस्तुओं का जीवन भी कितना लंबा हो जाता है। शायद आज भी उस बबुए से पूरो की कोई बहन खेल रही होगी। मुंह अंधेरे ही पूरो खेतों में जाती। रशीद बेटे के पास बैठता। एक दिन अभी अंधेरा ही था। पूरो खेतों से लौट रही थी। गांव के बाहर मुसलमानों के कुएं पर उसने हाथ पैर धोए और जब अपने घर को लौट रही थी उसे अपनी गली की एक लड़की कम्मो दिखाई दी। शरद ऋतु की हल्की हल्की ठंड थी। कम्मो पानी की बटलोई को पत्थर के एक छोटे से थड़े पर रखकर खड़ी हो गई थी। पूरो जब उसके पास से गुजरी, कम्मो ने कांपते हुए हाथ से पानी की उस बटलोई को उठा लिया। शायद उसके कंधे बटलोई का भार सहन नहीं कर पाए। बटलोई कम्मो के कंधे से गिरने लगी। बटलोई के नीचे रखी कम्मो की हथेली भार के कारण बीच से दोहरी होती जा रही थी। दाएं हाथ से बटलोई को सहारा देते हुए कम्मो के मुंह से निकला, ओ माँ। पूरो के पांव रुक गए। कम्मो के पास हो गई। मन किया 10-12 बरस की इस लड़की कम्मो के कंधे से बटलोई उतार ले। कम्मो उसके साथ साथ चलती जाए। कम्मो जो पांव से नंगी थी, जो सदा खद्दर के सुथने के पांचे ऊपर को मोड़े रखती थी, जिसकी धारियों वाली कमीज के मुट्ठों पर लगा हुआ पैबंद कभी उधड़ जाता था, कभी फिर लग जाता था, जिसकी चुनरी के पल्ले सदा तार तार लटके रहते थे, जिसके बाल सदा बांझ जैसे खुश्क और बिखरे रहते थे और जिसे पूरो ने सदा दूर से ही देखा था। आज वह उसके पास जाकर उसके उन कंधों पर से बटलोई उतार ले जिन कंधों की हड्डियां पीतल की बटलोई से टूट रही थीं। बड़ी देर हो गई है। बर्तन के भार से नीचे दबी कम्मो ने जैसे पूरो से आज देर न होने का एक सहारा मांगा। अभी तो दिन भी नहीं निकला, पूरो ने कहा। न जाने कैसे लड़की में कुछ साहस हो आया। उसने अपने कंधों का भार फिर धरती पर रख दिया। बटलोई से कोई एक चुल्लू भर पानी छलक कर कम्मो के कंधों पर गिर पड़ा। घिसी हुई धारियों वाली कमीज को पार करके पानी की ठंड कम्मो के शरीर में फैल गई। जाड़ों की ठिठुरन कम्मो के बदन में दौड़ गई। पूरो रुक गई। कम्मो पूरो की ओर देखकर हंस पड़ी। एक घड़ी पहले वह देर हो जाने के डर से और बर्तन के बोझ से सहमी हुई थी। पूरो ने कम्मो के चेहरे पर सदा वही भय देखा था। उस समय उसके चौड़े होठों पर फैली हुई हंसी पूरो को ऐसी लगी जैसे उस लड़की को हंसना आता ही ना हो, वह यूं ही अपने होठ मरोड़ रही हो। कम्मो, तू रोज इसी वक्त आती है? कम्मो को जो आवाजें पड़ती थीं, उनसे पूरो को कम्मो का नाम मालूम हो गया था। लगता है आज कुछ देर हो गई है, मुझे मार पड़ेगी, कम्मो ने
फिर बटलोई पर हाथ धर लिया। उसके चेहरे पर से उसकी हंसी कच्चे रंग की तरह उतर गई और फिर वही पुराना भय आ गया। कम्मो, वह तेरी कौन लगती है? चाची, कम्मो ने कहा और उसकी बांह बटलोई के भार के नीचे मुड़ गई। कौन जाने उस बोझ के कारण या चाची के नाम से। तू कहे तो मैं तेरी बटलोई ले चलूं, पूरो ने कहा, पर अपना हाथ आगे न बढ़ाया। पूरो को इस बात का ध्यान था कि लोग जानते थे कि उसका नाम हमीदा है। हमीदा रशीद की बीवी और कम्मो एक हिंदू लड़की थी। बटलोई भ्रष्ट हो जाएगी, कम्मो ने निशंक कहा। पानी तो नहीं होगा, मैं पानी को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू जाकर बाहर से बटलोई मांझ लीजो। कहते कहते पूरो हंस दी। कम्मो भी हंस पड़ी, पर बटलोई उठाए रखी। दोनों अभी थोड़ी ही दूर गई होंगी कि कम्मो का पैर मुड़ गया। गिरती हुई बटलोई को पूरो ने थाम लिया, पर कम्मो कंकड़ पत्थरों पर गिर पड़ी। कम्मो के पैर में मोच आ गई। पूरो ने बटलोई धरकर कम्मो का पैर थामा। हथेली से कम्मो के पैर को टखने के पास मला। देखते देखते कम्मो उठने योग्य हो गई। पूरो बटलोई उठाकर साथ साथ चलने लगी। ओ माँ, कहकर कम्मो रोने लगी। पूरो को लगा जैसे कम्मो अपने तमाम दुखों के लिए अपनी मर चुकी माँ को उलाहना दे रही है। पैदा करके हमारे लिए छोड़ गए, पूरो ने कई बार कम्मो की चाची को कहते सुना था। कम्मो के माता पिता कोई न था। पिता तो शायद जीवित था, पर कहते थे उसने शहर में कोई दूसरी रख ली थी और इसी कारण कम्मो से कोई वास्ता न रखता था। पूरो सोच रही थी, जब माएं मर जाती हैं तब बाप भी पराये हो जाते हैं। सोचते सोचते उसका ध्यान अपनी ओर चला गया। माएं जीवित हो फिर भी पिता पराये हो जाते हैं, माएं भी पराई हो जाती हैं। गांव अब दीख पड़ने लगा था। प्रकाश भी बढ़ गया था और उनकी गली का मोड़ भी अब आ गया था। फिर दोनों को यह डर था कि कोई पूरो को बटलोई उठाए न देख ले। कम्मो ने जब बटलोई संभाली, उसके पांव कांप रहे थे। पूरो ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और कम्मो से अलग हो अपनी गली में मुड़ गई। उसी दिन दोपहर के समय पूरो का लड़का कुछ जिद करके रो रहा था और पूरो उसे बहलाने में लगी हुई थी। जब दरवाजा खोलकर कम्मो उसके घर में आई, पूरो ने आगे बढ़कर कम्मो को अपने से चिपटा लिया। लगा उसके पुत्र की अपेक्षा कम्मो को बहलाए जाने की अधिक आवश्यकता है। कम्मो जिसके आंसू पोंछने वाला कोई न था। कम्मो के आंसू पूरो की बाह पर गिर रहे थे। पूरो के जी में रह रह कर आ रहा था कि जैसे वह जावेद की माँ है, वैसे ही कम्मो की माँ भी बन जाए। कम्मो ऐंठ कर रोने लगे। वह उसे उठा उठा कर बैठाए, उसे गोद में ले लेकर फिरे, उसे चूमते न थके। वह जावेद की माँ है, वह कम्मो की माँ भी बन जाए, वह सब अनाथों की माँ बन जाए। वह एक अच्छी पुत्री नहीं बन सकी थी, वह एक अच्छी माँ बन जाए। कम्मो हिंदू थी और पूरो एक मुसलमानी थी। कम्मो पूरो के घर का कुछ खा नहीं सकती थी, पर पूरो का जी करता था कि वह कम्मो को अपने हाथ से खिलावे, उसे अपने हाथ से दूध का कटोरा पिलावे। पूरो ने फिर कम्मो का पैर मला, हथेलियों से गर्मा गर्म घी लगाया, रुई से सेक किया। कम्मो घर जाने की जल्दी करने लगी। उसकी चाची की लंबी झाड़ू उसकी आंखों में सलाखों की तरह घूम रही थी। कम्मो धुलाई निगदने वाली सुई लेने के बहाने चली आई थी। पूरो ने कम्मो को बादाम वाला गुड़ खिलाया और फिर धुलाई निगदने वाली सुई भीतर से निकाल कर दी। जाड़ा दिन दिन बढ़ रहा था। लोगों ने मोटे कपड़े पहन लिए थे। लोगों ने रुई भरवाकर काली छीट की फतूहियां सिलवाई थी। लोगों ने मोटे खेसों में अपने कंधों को लपेट लिया था।
कम्मो अपनी उम्र के वर्ष खाए जा रही थी। ना उसके शरीर पर यौवन चढ़ता था, ना उसके शरीर पर कभी नए वस्त्र दिखाई दिए थे। उसके नंगे पैर अब ठंड से ठिठुरने लगे थे। पूरो ने कम्मो के लिए एक नई जूती बनवाई, पर कम्मो के लिए अपने पैरों में उस जूती को पहनना आसान बात नहीं थी। बहुत सोच विचार के बाद कम्मो को वह जूती पहना दी गई और कम्मो ने अपनी चाची से कह दिया कि सामने ईख के खेत में पड़ी मिली है। चाची ने यह बात मानी तो नहीं। भला गांव में ऐसी कौन होगी जो अपनी नई जूती ऐसे फेंक आई, पर वह चुप कर रही। कम्मो जूती पहनती रही, किंतु हर रोज तो नई चीजें पड़ी नहीं मिल सकती। पूरो कम्मो की ठिठुरती हुई हड्डियों को देखती रह जाती। केवल रात के अंतिम पहर का अंधेरा यह बात जानता था कि पूरो कम्मो की एक दो बटलोइयां उठाकर उसे राहत ले लेने देती थी। कम्मो दिन में एक आध फेरा पूरो के घर का लगा लेती थी। कभी बेलन से रुई साफ कर लेती, कभी चक्की में चने दल लेती, कभी इमाम में मसाला कूट लेती। पूरो उसका हाथ बटाती। चाची का काफी काम हो जाता। नन्हा बच्चा जावेद कम्मो से हिल गया था। कभी कम्मो ना आती तो पूरे उसे छोटे बच्चे का उलाहना देती। जहां तक कम्मो से बन पड़ता वह कभी नागा ना करती। अब पूरो और कम्मो माँ बेटियों की तरह एक दूसरे से लड़ लेती थी। दो सहेलियों की जगह एक दूसरे से चिपट चिपट कर बैठ जाती थी। कई बार पूरो का मन करता कि वह कम्मो के लिए कुछ बनाए। कम्मो के सूखे हुए शरीर पर अब एक हल्का सा उभार आने लगा था। कम्मो के पिचके हुए गालों पर गोलाई आ गई थी। पूरो के घर आकर कम्मो अपने बाल संवारती। पूरो चिकनाई का हाथ लगाकर कम्मो की मेढ़ियां करती। एक दिन सवेरे मुंह अंधेरे कम्मो पूरो को पकड़कर बेतरह रोने लगी। पूरो ने उसकी ओर देखा। कम्मो गन्ने की तरह पेरी हुई जान पड़ती थी। पूरो ने उसे अपने कलेजे से लगाया, उसका माथा चूमा, पर कम्मो का रोना किसी तरह थमने में ना आता था। आंसुओं से उसकी चुनरी भीग गई थी, आंसुओं से उसके हाथ भीग गए थे। मेरी चाची कहती है जो तू अब उसके घर गई तो मैं तेरा खून पी डालूंगी, कम्मो ने कहा और पूरो की छाती से लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी। वह जी भरकर रोई। पूरो उसका एक सहारा थी और उससे अलग करने के लिए कम्मो को कोई हाथ पकड़कर खींच रहा था। पर क्यों, मैंने क्या किया है? पूरो ने पूछा। चाची कहती है, सुना है वह घर से भाग कर आई है, तू भी किसी दिन उसकी तरह भाग जाएगी। कम्मो ने बताया तो पूरो टूटी हुई पूनी की तरह हो गई।